मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है फिजिक्स प्रयोगात्मक परीक्षा की जो मौखिकी परीक्षा होनी है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अब तक के प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा की मौखिकी परीक्षा में आने वाले कुछ विशेष प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो है पहला जो है पूछा जाता है कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या है, फार्मूला सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम ने क्या कहा था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यह जो समानुपाती होता है वो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, और यह समानुपाती 1/r² होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ दोनों नियम को मिला देंगे तो यह बराबर हो जाएगा, यह बराबर यहाँ से एक हमको फार्मूला मिलता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि कूलाम का नियम होता है यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ से अगर इसकी बात करूँगा 1/4πε0 क्या है, तो इसका मान टोटल कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। इसका मान टोटल कितना होता है, 9 × 10⁹ ε0 क्या है, ε0 क्या निर्वात की वैद्युशीलता है। ε0 यहाँ पे क्या है, ये निर्वात की वैद्युशीलता है। इसका मान कितना होता है 8.85 10⁻⁻12 होता है। मात्रक की बात करूँगा अगर, तो ε0 का मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से क्या जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ से ε0 की अगर मान लें यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, सी फॉर कूलाम, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे ε0 क्या निर्वात की वैद्युशीलता है, इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12, और इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी बीमा निकालें तो इसकी बीमा कितनी होती है, तो यहाँ से अगर बीमा की बात करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 की अगर बीमा निकालें यहाँ से ε0 की बीमा Q1 Q2/r² होता है। तो ε0 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ε0 यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या ε0 को यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा Q1 Q2/f(r²), और यहाँ पर आ जाएगा 4πε0 रहेगा। तो इसकी बीमा अगर हम निकालेंगे तो आवेश की बीमा 80 होती है, इस आवेश की बीमा 80 होगी, और यहाँ से 4πε0 का कोई बीमा नहीं होगा, बल की बीमा होती है mL(t⁻⁻2) होती है, और r दूरी है, दूरी की बीमा हो जाएगी L²। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा m⁻⁻1 L को और L² मिलके L³ हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो L⁻³ आ जाएगा, t⁻² और t² है ऊपर जाएगा तो t⁻2 मिलके t⁻4 हो जाएगा, और a मिलके a² हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी जो बीमा होगी इसको हमको याद रखना है, इनवर्स L⁻³ t⁻4 a²। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके फिजिक्स के एग्जामिनर आएंगे। तो ये सब क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होता है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 2p/r³, जहाँ p क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है,
यहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका मात्रक अगर पूछा जाए, इसका मात्रक क्या होगा, तो कूलाम मीटर होगा। C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर, कूलाम मीटर होगा। और इसकी बीमा की बात किया जाए तो बीमा इसका क्या होता है, ATL होता है, याद रखेंगे। इसकी बीमा कितनी होती है, ATL होती है। आगे बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में अगर तीव्रता का सूत्र पूछा जाए तो अच्छी स्थिति में होता था E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, p/r³ होता है, याद रखेंगे। अच्छी स्थिति में क्या होता था, 2p/r³ होता है, और निरक्षी वाले में क्या होगा, p/r³। याद रखेंगे कि अच्छी स्थिति में हमको 2p को ध्यान में रखना है, और निरक्षी वाले में क्या रखना है, p ध्यान में रखना, p/r³ होता है। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, यहाँ पर मान लिया एक आवेश है +q और यहाँ पे -q है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मान लिया अल्प दूरी क्या है, 2l है, तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश मान लिया कोई एक आवेश Q है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से लिखते हैं, P को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है और इसकी बीमा क्या होती है, ATL होती है, याद रखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में ये भी यहाँ से बन सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो हमेशा याद रखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक प्रकार से ये सदिश राशि, इस पर वेक्टर लगा होता है। अब यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पे कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, अगर मान लीजिए इस तरीके से कई वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से कार्य कर रही हैं, तो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कोई एक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर इसके केस में जो है वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होगा, तो इसको याद रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, कार्यरत बल युग्म आघूर्ण के लिए फार्मूला होता है टाउ बराबर होता है P sin थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, P sin थीटा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर क्या होता है, P sin थीटा, जहाँ पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है, P और E के बीच में एंगल है। अगर यहाँ से जो है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टाउ क्या है, एक प्रकार से बल युग्म आघूर्ण है, और ये क्या है, वेक्टर मतलब सदिश राशि है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ पे वेक्टर लगा देंगे, और P क्रॉस E अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो इस तरीके से हम लिखेंगे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, तो इसका ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए वैद्युत विभव को हम V से लिखते हैं, V बराबर होता है W/Q, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं, E बराबर होता है F/Q। तो वैद्युत विभव का मात्रक की बात किया जाए तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, याद रखेंगे। वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है, अथवा जो है जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक यहाँ से जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम के साथ जा सकते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और एक मात्रक इसका विशेष रूप से याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है, यदि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो किसकी दिशा को बताएंगी। तो कई मान लिया वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं, तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर मान लिया जाए स्पर्श रेखा खींचे, मान ली इस पॉइंट पे, तो वह जो है स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताएगी। तो हमेशा याद रखेंगे, यदि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वह किसकी दिशा को बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। याद रखेंगे, किसकी दिशा को बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और ये वाइबा में भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो किसकी दिशा को बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो गॉस का प्रमेय क्या है, कोई बंद पृष्ठ अगर है
तो यहाँ से गॉस ने क्या कहा था, कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के भीतर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या गॉस का प्रमेय है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। तो फाई बराबर Q/ε0, जहाँ पर फाई क्या है, फाई क्या वैद्युत फ्लक्स है, फाई क्या है वैद्युत फ्लक्स है, फाई आपका वैद्युत फ्लक्स है। और फाई का मात्रक अगर पूछा जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यहाँ से हम निकाल सकते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे फाई का मात्रक क्या होगा, ध्यान देंगे तो फाई बराबर ये भी होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या ई ए कास थीटा होता है, ई ए कास थीटा होता है, याद रखेंगे। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो फाई जो वैद्युत फ्लक्स इसका मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा, अथवा ये याद रखेंगे वोल्ट मीटर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। लेकिन वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। इसे फाई से लिखते हैं अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम के साथ जा सकते हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या, फाई बराबर Q/ε0, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो अनंत, ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर 1/2πε0 λ/r होती है। यह अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो यह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो देखिए यहाँ पे लंबाई है तो यही याद रखेंगे। ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार किस पे निर्भर नहीं करती है, तो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई को यल से लिखते हैं, तो लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है, इसको याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इस सूत्र में लैम्डा और आर और ई आया है, ε0 आया है, लेकिन यल नहीं आया है। लैम्डा क्या है, ये लैम्डा क्या घन, ये आर क्या है यहाँ पे दूरी, और लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चालक चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई बराबर, ये भी हम रिजल्ट याद रखेंगे, ई बराबर σ/2/ε0, σ/2/ε0। तो वहाँ पे लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व था, और यहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, याद रखेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे, प्रति, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q/A होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको याद रखेंगे। सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश की मात्रा। और लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व था, प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें ए नहीं है, तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो ये रिजल्ट हमको याद रखना है कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव क्या था, अच्छी स्थिति में विभव के लिए फार्मूला क्या था, यहाँ से हमने उसमें बता दिया था, ई बराबर 1/4πε0 2πr³ था और p/r³ था। लेकिन इसमें वैद्युत विभव का फार्मूला है, तो विभव के लिए फार्मूला क्या है, निरक्षीय स्थिति में बात किया जाए तो v बराबर 0 होता है, याद रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और अच्छी स्थिति की बात करूँगा, अच्छी स्थिति में जो फार्मूला होता है v बराबर 1/4πε0 p/r² होता है, याद रखेंगे। उसमें तीव्रता का जो फार्मूला था p/r³ था, लेकिन इसमें p/r² होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक, ऊर्जा का। और पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.6 10⁶ जूल होता है, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी से लिखते हैं, सी बराबर क्यू बाई वी होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश क्यू और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि वी के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से लिखते हैं, सी बराबर क्यू बाई वी। इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और वी का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरीके से बात करूंगा, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है अथवा फैरेड होता है, याद रखेंगे, अथवा फैरेड होता है। कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड होता है, तो याद रखेंगे। अगर एक माइक्रो फैरेड, अगर फैरेड को हम एफ से लिखते हैं, एक माइक्रो फैरेड में कितना फैरेड होता है, तो याद रखेंगे 10⁻⁻6 फैरेड होता है। अब वहीं पर बात करूंगा, एक पीको फैरेड, पी फार पीको या फार फैरेड, एक पीको फैरेड में कितना फैरेड होता है, तो 10⁻⁻12 फैरेड होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या है और यह किसको प्रभावित करता है, तो समांतर प्लेट, अगर दो प्लेट समांतर हैं तो उसमें धारिता का जो सूत्र क्या था, C बराबर K ε0 A/D होता है, याद रखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर K ε0 A/D होता है। तो यहाँ से बात करूँगा किसको प्रभावित करता है, तो C जो होती है, के क्या है, प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक है, तो सी जो है माध्यम के परावैद्युतांक पे निर्भर करती है, के समानुपाती होती है। सी जो है प्लेटों के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है, ए से लिखते हैं। और सी जो है प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखेंगे। तो किसको प्रभावित करती है, तो माध्यम के परावैद्युतांक को, क्षेत्रफल को और उनके बीच की दूरी को प्रभावित करती है, ये हमारा आंसर होगा। तो C बढ़ने पे K बढ़ जाएगा, C बढ़ने पे A बढ़ जाएगा, लेकिन C बढ़ने पे D घट जाएगा, याद रखेंगे। धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या, I बराबर NE/AVD होता है, याद रखेंगे। I बराबर NE/AVD, जहाँ पर I क्या, धारा है, धारा का मात्रक होता है कूलाम, वो धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। N क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। VD क्या है, अनुगमन वेग है, याद रखेंगे, अनुगमन वेग है, याद रखेंगे। I बराबर NE/AVD। ओम का नियम क्या होता है, तो चूंकि क्या जानते हैं, V बराबर होता है IR, या तो हम कह सकते हैं V/I बराबर R। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, सांद्रण में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। उस नियतांक को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। जहाँ पर R क्या है, एक प्रतिरोध का काम करता है। R क्या, एक प्रतिरोध है, R क्या है, एक प्रतिरोध है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, याद रखेंगे। ओम को हम इस सिंबल से लिखते हैं, इस तरीके से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो ये याद रखेंगे। विद्युत शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, इसे P से लिखते हैं। P बराबर क्या होता है, W/T होता है, P बराबर W/T होता है। P बराबर VI होता है, P बराबर I² R होता है, और P बराबर V²/R होता है, ये याद रखेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो W क्या है, कार्य, T समय है। तो यहाँ से मात्रक अगर बात किया जाए तो शक्ति का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड या होता है वाट होता है, याद रखेंगे। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है अथवा वाट होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T होता है। P बराबर VI, वैद्युत शक्ति का फार्मूला विभवांतर और धारा के पदों में है। P बराबर I² R होता है, वैद्युत शक्ति का फार्मूला धारा और R प्रतिरोध के पदों में है। और P बराबर V²/R होता है, वैद्युत शक्ति का फार्मूला विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में है। चलिए बात करते हैं आगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं। रो बराबर होता है R × A/L होता है, या रो बराबर होता है E/J होता है,
याद रखेंगे। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और जे क्या है, धारा घनत्व है। जे क्या, धारा घनत्व है। तो यहाँ से अगर बात करूँगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो किसी पृष्ठ के जो है किसी पृष्ठ में जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से लिखते हैं, रो बराबर ई बाई जे। और फिर हम इसको हम फार्मूले के जरिए फिर इसको चेंज किए तो रो बराबर आर इंटू ए बाई एल होता है। आर क्या है, आर क्या प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एल क्या लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर और 1 मीटर कट जाएगा तो पूछ लिया जाए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम। तो प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध का सिंबल ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से अगर मान लिया प्रतिरोध जुड़े हैं इस तरीके से, तो ये समांतर क्रम में है और ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो r बराबर क्या होता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है, याद रखेंगे। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से। तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में क्या संबंध है, याद रखेंगे। आई बराबर ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में क्या संबंध, आई धारा है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर क्रम से आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो व्हीटस्टोन सेतु का इस तरीके से हमने जो है फिगर के माध्यम से बनाया था। ये व्हीटस्टोन सेतु था, यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा, यहाँ पर एक था, एक यहाँ पे इसको हमने पी कहा था, ये क्यू था, ये आर था और ये एस था। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ने यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, समांतर चतुर्भुज की शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही क्या व्हीटस्टोन सेतु है, अर्थात चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात पी और क्यू है और आर एस शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात है। तो पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस होता है। यही क्या व्हीटस्टोन सेतु है का सिद्धांत है, व्हीटस्टोन नियम है, इसको याद रखेंगे। बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, याद रखेंगे। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है कि डेल्टा बी बराबर μ0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। बायो-सेवर्ट ने कहा था भाई अगर कोई भी चालक है, उसकी लंबाई अगर यल है, उसमें बहने वाली धारा आई है, तब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक में चुंबकीय जो क्षेत्र होता है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, चालक के अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की अल्पांश लंबाई को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, और चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है चालक को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने जो दूरी होती थी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सभी नियम को आपस में मिलाएंगे तो ये रिजल्ट हमको मिलेगा कि डेल्टा बी बराबर μ0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ μ0 बटे 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसको μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 की जो वैल्यू होती है याद रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, 10⁻⁻7 होती है, याद रखेंगे। तो μ0 का मान कितना होता है, तो μ0 बटे 4 पाई की वैल्यू कह दूँ कितना होता है, तो 10⁻⁻7 होता है, याद रखेंगे। μ0 क्या निर्वात की चुंबकशीलता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई अगर मान लो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला मिला था वो कितना मिला था, B बराबर याद रखेंगे, B बराबर म्यू जीरो आई बटे 2R याद रखेंगे, जहाँ पर I क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा है, और R क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या है। तो याद रखेंगे B बराबर म्यू जीरो आई बटे 2R। यदि इसमें फेरों की संख्या n है तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो n आई बटे 2R हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक B से लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, याद रखेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। गॉस क्या है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है, ये भी याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, तो एक गॉस में 10 टू दी पावर, एक गॉस में कितना होता है, 10 टू दी पावर 4 टेस्ला होता है। एक गॉस में 10 टू दी पावर -4 टेस्ला होता है, याद रखेंगे। एक गॉस में 10 टू दी पावर -4 टेस्ला होता है, ये भी याद रखेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, इसको फार्मूले को याद रखेंगे, F बराबर IBL साइन थीटा होता है, याद रखेंगे। ये भी F बराबर IBL साइन थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा होता है। आगे बात करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या परिक्रमण काल का सूत्र क्या होता है। तो एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते आवेशित कण की जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है, R बराबर mv/qb होता है, याद रखेंगे। और परिक्रमण काल की बात करूंगा तो परिक्रमण काल का जो सूत्र होता है, T बराबर 2πm होता है बटे QB होता है, T बराबर 2πm बटे QB। अब यहाँ से जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, R बराबर mv बटे QB होता है, R बराबर mv बटे QB होता है। तो यहाँ से R बराबर mv के स्थान पे P लिख सकते हैं, P बटे QB होता है। तो P जहाँ पर क्या है, चूँकि P बराबर mv होता है, P क्या है, संवेग है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो R है वो किसके समानुपाती होते हैं, तो P के समानुपाती होती है, याद रखेंगे। R क्या है, वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है संवेग के क्या होती है, समानुपाती होता है, याद रखेंगे। और आवेश के व्युत्क्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा को अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट का जो प्रतिरोध था, तो शंट के प्रतिरोध के लिए फार्मूला क्या था, यस बराबर, अगर फार्मूले की बात किया जाए, यस बराबर IG अपान I माइनस IG इंटू कैपिटल G। ये क्या है, धारा को अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध। ये यस क्या है, शंट का प्रतिरोध है, ये शंट का प्रतिरोध है। IG क्या है, धारा मापी या गैल्वानोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा है, ये धारा मापी में बहने वाली धारा है। और G क्या है, ये धारा मापी का प्रतिरोध है, ये धारा मापी का क्या है, प्रतिरोध है, याद रखेंगे। गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध है, तो याद रखेंगे धारा मापी को मीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट का जो प्रतिरोध होता है, S बराबर IG बटे I माइनस IG होता है। अब यहाँ से अगर पूछा जाए एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अमीटर क्या, धारा मापक यंत्र है। अमीटर क्या है, पूछा जाए क्या है, तो धारा मापक क्या है, यंत्र है, याद रखेंगे। और पूछा जाए एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, याद रखेंगे, एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है 0 होता है, बिल्कुल यहाँ से इसको ये भूलना नहीं है। धारा को यहाँ से अगर बात करेंगे, यहाँ भी पूछा जाता है कि धारा को अमीटर में बदलते हैं तो उसे किस क्रम में जोड़ते हैं, तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसको भी याद रखना आपको, धारा को अमीटर में बदलने के लिए जिसको किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारा को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक जो है प्रतिरोध हमारे पास क्या आता था, तो धारा को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए R बराबर
वी अपान आर बराबर वी अपान आई जी माइनस जी, ये होता है फार्मूला, याद रखेंगे। आर बराबर वी अपान आई जी माइनस, यहाँ गलत हो गया, इसको फिर से देख लीजिए। आर बराबर वी अपान आई जी माइनस जी, यहाँ पर ये फार्मूला होता है। तो जी वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है और आर क्या है, ये भी एक प्रतिरोध है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, ये। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस क्रम में बदलते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। इसको समांतर क्रम में जोड़ कर रखते हैं। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कौन सा क्रम, उसमें मीटर में बदलेंगे तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर में बदलेंगे समांतर क्रम में, याद रखेंगे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके बन सकता है कि 1/रूट में म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, फैरेड होता है। 2015, 16, 18, 19, 20 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे, चूंकि सी बराबर होता है 1/रूट में म्यू 0 एप्सिलॉन 0 होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में ये संबंध होता है, जहाँ सी क्या, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल की ये बराबर है, तो प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड होगा। अगर इसकी बीमा पूछ लिया जाए, इसकी बीमा कितनी होगी, तो वही वेग की बीमा होती है। वेग की बीमा कितनी होती है, LT इनवर्स होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वाइवा में, कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार, वृत्ताकार, सरल रेखी, दीर्घ वृत्ताकार। तो ये याद रखेंगे, वृत्ताकार होगा। इसको भी आपको याद रखना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, यम बराबर होता है N I A। तो N फेरों की संख्या है, I क्या, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। वेबर प्रति मीटर ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। हेनरी क्या है, प्रेरकत्व का मात्रक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो प्रेरकत्व को हम यल से लिखते हैं, इसको याद रखेंगे। प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी होता है, अथवा या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है, ये याद रखेंगे। वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है, ये भी याद रखेंगे। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी अथवा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ये भी याद रखेंगे। लेंज का जो नियम है, पूछा जाता है किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, ये याद रखेंगे। तो किरचॉफ का जो पहला नियम आपका है वो सिग्मा आई बराबर 0 है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और जो दूसरा नियम है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये सिग्मा ई है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, तो समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो याद रखेंगे। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। और किरचॉफ का जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये याद रखेंगे। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से लिखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है, याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल क्या है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है। अगर बात करूं एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है, तो एक वेबर में
10⁻⁸ मैक्सवेल होता है, याद रखेंगे। एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है? 10⁻⁸ मैक्सवेल होता है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से लिखते हैं। IRMS बराबर होता है I0/√2। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के औसत मान या माध्य मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से लिखते हैं। और या कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, धारा के अधिकतम मान का 1/√2 गुना होता है। 1/√2 गुना होता है, याद रखेंगे। तो IRMS बराबर I0/√2। I0 क्या? धारा का मैक्सिमम वैल्यू है। और प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? सेम इसी तरीके से VRMS होता है। VRMS बराबर क्या होता है? V0/√2 होता है, याद रखेंगे। प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात क्या होता है? तो प्रेरण प्रतिघात को हम XL से लिखते हैं। XL बराबर होता है ω/L। ω/L बराबर होता है 2πF/L होता है, जहाँ पर ω बराबर 2πF होता है। और यहीं पर धारिती प्रतिघात की बात करूँगा तो XC होता है। XC बराबर होता है 1/ω/C होता है, या 1/2πFC। XL क्या? प्रेरण प्रतिघात है। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो प्रेरण प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। और धारिती प्रतिघात ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोध है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है, याद रखेंगे। तो प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात दोनों के मात्रक क्या है? ओम है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है, ध्यान देंगे, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो मेन कार्य होता है, ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तन करता है? तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज में परिवर्तन करता है, याद रखेंगे। वोल्टेज में परिवर्तन ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है। ट्रांसफार्मर का जो मुख्य कार्य होता है वोल्टेज में परिवर्तन। प्रकाश व ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? अगर मैं प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। उसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, याद रखेंगे। और जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही किसी माध्यम के जरिए, तो यहाँ पर इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हुई, तो इसको हम ध्वनि तरंगों को इसको हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। तो जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसको हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, याद रखेंगे। तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। कोई भी प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है तो ये आपतन कोण है। और ये जाने के पश्चात यहाँ ना जा कर के, इस तरीके से ना जा कर के, ये जो है सीधा ना जा कर के या तो इस नीचे आ जा रही है या तो ऊपर जा रही है। लेकिन अगर इस तरीके से जा रही है कि वो जाने के पश्चात तुरंत इसी दिशा में ये अपवर्तित हो जा रही है इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री अगर ये बन जा रहा है अपवर्तन कोण, तो ये जो आपतन कोण होगा जो है ये वाला, ये आई नहीं है बल्कि ये आई होगा। तो ये वाला जो आई होगा वही क्या है? इसी का आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कह देंगे। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं, याद रखेंगे। क्रांतिक कोण यहाँ से ANG बराबर 1/sin C होता है, ये भी याद रखेंगे। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में रिलेशन होता है। अवतल गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र क्या है? तो अवतल गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र याद रखेंगे, N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R होता है। इस रिजल्ट को याद रखेंगे। और वहीं पर दोनों माध्यम को एक में मिला दिया जाए तब जो ये फार्मूला यही चेंज हो जाता है, N/V - 1/U बराबर N - 1/R हो जाता है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है? याद रखेंगे 1/F बराबर N-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 होता है, जहाँ पे R1 R2 क्या है? R1 R2 क्या है? ये जो है ये माइनस का चिन्ह है। R1 R2 क्या है? वक्रता त्रिज्याएं, N क्या अपवर्तनांक है, F क्या फोकस दूरी है। जब कोई प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित होती है, याद रखेंगे। जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य और चाल, तरंग दैर्ध्य और चाल दोनों बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य और चाल दोनों बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से लिखते हैं और चाल को v से लिखते हैं और आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं, f से लिखते हैं। बहुत सिंपल है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या है, तो याद रखेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरे का बटे साइन a बाई 2 होता है, जहाँ पर डेल्टा m क्या है, विचलन कोण है, जहाँ पर डेल्टा m क्या है, विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण है, विचलन कोण है, और a क्या है, प्रिज्म का कोण है या अपवर्तक कोण के नाम से हम इसको जानते हैं, याद रखेंगे, प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। और यहाँ से अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ये होता है, ये भी याद रखेंगे, डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ये होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे, तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, याद रखेंगे, लाल रंग का सबसे कम होता है, याद रखेंगे, बैगनी का सबसे अधिक होता है। और वहीं पर तरंग दैर्ध्य की बात करूँगा तो तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बैगनी रंग का सबसे कम होता है, याद रखेंगे, उल्टा होता है। पूछ लिया जाएगा तरंगाग्र क्या है, तो तरंगाग्र क्या है, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण है, यहाँ पे कण कर लीजिए, कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। सभी कण क्या है, कंपन की समान कला में हो, तो ये तरंगाग्र कहलाता है। तो इस डिफिनेशन को भी याद रखना है। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ऐसे दो तरंग स्रोत जिनकी प्रारंभिक और अंतिम कलाओं का अंतर नियत होता है, नियत होता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। ऐसे दो तरंग स्रोत जिनकी प्रारंभिक और अंतिम कलाओं का अंतर नियत होता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है, याद रखेंगे। विवर्तन, विवर्तन क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वह आंशिक रूप से क्या होती है, मुड़ जाती हैं। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पे कोई भी हमने प्रकाश यहाँ पे पतली प्लेट लगा दी, यहाँ पे कोई भी मान लिया हमने यहाँ पे पतली झिर्री लगा दी, यहाँ पे प्रकाश की किरण गिरने के पश्चात ये आंशिक रूप से क्या होगी, ऐसे मुड़ जाएगी या तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो यह घटना प्रकाश का जो मुड़ना जो है ये विवर्तन कहलाएगा। ये भी आपको डिफिनीशन याद रखना है। व्यतिकरण क्या होता है, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है, याद रखेंगे। और जब तीव्रता अधिकतम हो गई तो उसको हम समपोषी व्यतिकरण कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अगर तीव्रता न्यूनतम हो गई तो उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो ये भी याद रखना है। दो तरंग की तीव्रताओं और आयामों में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखेंगे दो तरंग की तीव्रताएं मान लिया I1 I2 हैं, तो उनके जो आयाम होते हैं A1 A2 मान लिया है, तो तरंगों की तीव्रताओं का जो अनुपात होता है उनके आयामों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, याद रखेंगे। और वहीं पर बात करूँगा उनके अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होता है I मैक्स बटे I मिनिमम जो होता है वो क्या होता है, A1 प्लस A2 बटे A1 और A2 का जो डिफरेंस है दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखेंगे। देहली आवृत्ति क्या होता है, तो किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, वह न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है। ये दिल्ली ने देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति कहलाती, याद रखेंगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से क्या करें, इस पर अगर मान ले आवृत्ति की तरंग गिर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या निकलें, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति। वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो है
वह जब जहाँ आवृत्ति न्यूनतम होगी वहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिकतम होगा। तो वह जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगा वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। देहली आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं, याद रखेंगे, न्यू जीरो। देहली आवृत्ति को हम न्यू जीरो से लिखते हैं और देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा जीरो से लिखते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होगा, तो ये भी याद रखेंगे। आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो, याद रखेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जहाँ पर एच क्या है, प्लांक नियतांक है, इसका मान कितना होता है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, याद रखेंगे। तो हाफ यम क्या द्रव्यमान, वी मैक्स क्या अधिकतम वेग है, और न्यू आवृत्ति और न्यू जीरो क्या देहली आवृत्ति है। फोटॉन का जो संवेग होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर एच बाई पी होता है, और पी के स्थान पे हम एम वी भी लिख सकते हैं, एच बाई पी, और पी के स्थान पे एम वी भी लगा सकते हैं। तो लैम्डा बराबर एच अपान एम वी होता है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है, एच अपान एम वी होता है, एच अपान रूट में होता है 2m के होता है, एच अपान रूट में होता है 2m के। तो इस तरीके से हमको जो है याद रखना है कि जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपान पी होता है, और एच अपान एम वी होता है, और एच अपान रूट में क्या होता है 2m के, जहाँ पर के क्या है, गतिज ऊर्जा है, जहाँ पर के क्या है, गतिज ऊर्जा, याद रखेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें डाली जाती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है, यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें डाली जाती हैं, अगर उस आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश किरणें डालेंगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगे अगर डाल रहे हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, उत्सर्जन होने लगता है। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। नाभिकीय त्रिज्या क्या होती है, याद रखेंगे। तो नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, ये याद रखेंगे। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, याद रखेंगे। और नाभिक के अंदर जो नाभिक के चारों तरफ जो परमाणु होते हैं उसके गोले की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, ये भी याद रखेंगे। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पूछा जाए तो याद रखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां पाई गई थी, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के संबंध में रदरफोर्ड के मॉडल की 2 कमी पाई गई थी। आगे बात करेंगे हाइड्रोजन उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम में श्रेणियां कितनी श्रेणियां थी, तो याद रखेंगे जो पहली हमारी पास श्रेणी थी वो थी लाइमन श्रेणी थी, दूसरी बामर श्रेणी थी, और तीसरी थी पासन श्रेणी थी, चौथी आपकी फुंड श्रेणी, और पांचवी आपकी ब्रैकेट श्रेणी। बस ये आपको नाम याद रखना है। तो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी होती है। तो लाइमन श्रेणी में पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए n1 का मान जो होता था वो क्या होता था, n1 का मान जो यहाँ पर जो है 2 रखते थे, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हम रखते थे। तो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन, फुंड और ब्रैकेट श्रेणी याद रखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव याद रखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु का जो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा होती है 13.6 वोल्ट होती है, इसको याद रखेंगे, 13.6 वोल्ट होती है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो हमने क्या बताया था, नाभिकीय विखंडन में जब कोई एक भारी परमाणु का जो नाभिक होता है, भारी परमाणु का नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। और नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जो है मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो नाभिकीय संलयन कहलाती है। वह क्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन में हमने क्या बताया था कि जब 92 यूरेनियम 238 पर जो है न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो वह जो है 36 क्रिप्टॉन तो वह जो है 36
क्रिप्टॉन 88 और प्लस 56 बेरियम 138 में टूट जाता है और प्लस साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन क्या, जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटेगा तो नाभिकीय विखंडन, और जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाएंगे तो वो क्या होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी। नाभिकीय संलयन में क्या था, इस तरीके से 1H1 प्लस 1H2 ये दोनों मिल करके 1H3 का निर्माण करते थे। तो ये जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया था, तो ये याद रखेंगे। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक। समस्थानिक में क्या होता है, जब समस्थानिक में जब एक ही तत्व के ऐसे एक ही तत्व के ऐसे जो है परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक जो होंगे अलग अलग, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। परमाणु क्रमांक जो होंगे, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है तो समस्थानिक कहलाता है। मतलब एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। और भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो वो क्या होता है, समभारिक होता है। तो याद रखेंगे, समभारिक में समान परमाणु भार समान होता है और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, याद रखेंगे। एक AMU में कितना मेगावोल्ट होता है, तो याद रखें एक AMU में एटॉमिक मास यूनिट में 931 मेगावोल्ट होता है ऊर्जा, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी याद रखेंगे, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, और जबकि हाइड्रोजन बम की बात करूंगा तो ये नाभिकीय संलयन पे आधारित है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो जी आपका जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन SI। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन 2 ऐसे ये आपके पदार्थ हैं जो अर्धचालक में यूज किए जाते हैं, तो ये याद रखेंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का 32 होता है परमाणु क्रमांक, सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है, याद रखेंगे। ये अर्धचालक में प्रयोग किया। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ये भी याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पे क्या होती है, घटती है। एन टाइप अर्धचालक, ये याद रखेंगे, एन टाइप अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप अर्धचालक में संयोजकता 5 वाला एलिमेंट लेते हैं, जिसके संयोजकता 5 हो। संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य, यहाँ अपद्रव्य है, याद रखेंगे, अपद्रव्य वाला। तथा पी टाइप अर्धचालक में संयोजकता 3 वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2,8,5 ये संयोजकता 5 वाला है, और 2,8,3 ये संयोजकता 3 वाला है। तो 2, 8, 10, 5, 15 फास्फोरस मिला देंगे, और यहाँ पे एल्युमिनियम मिला देंगे, 2, 8, 10, 3, 13, एल्युमिनियम का 13 होता है। तो एन टाइप अर्धचालक में संयोजकता 5 वाला एलिमेंट मिलाते हैं, और पी टाइप अर्धचालक में संयोजकता 3 वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसके पश्चात हमको याद रखना, संधि डायोड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जब पीएन संधि डायोड के जब एक पी और एन को मिला दिया जाएगा तो पीएन संधि डायोड का निर्माण होगा। तो पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को, पीएन संधि डायोड के जब पी टाइप क्रिस्टल को जो है प्लस सिरे से जोड़ेंगे, और एन टाइप क्रिस्टल को जो है, एन टाइप क्रिस्टल को माइनस सिरे से जोड़ देंगे। तो यह जो अभिक्रिया होगी वो अग्र अभिन्नत कहलाएगी, याद रखेंगे। यह क्रिया जो होगी अग्र अभिन्नत कहलाएगी, और उसी का जस्ट उल्टा जो होगी अग्र अभिन्नत कहलाएगी। और उसी का जो उल्टा होगी, जब पी एन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को ऋण सिरे से, पी टाइप क्रिस्टल को प्लस से ना जोड़ के माइनस से जोड़ देंगे, और एन टाइप क्रिस्टल के धन सिरे को एन टाइप क्रिस्टल को जो है माइनस से ना जोड़ के प्लस से जोड़ देंगे, तो यह क्रिया पश्च अभिन्नत कहलाएगी, याद रखेंगे। यह क्रिया जो है पश्च अभिन्नत कहलाएगी, ये याद रखेंगे, पश्च अभिन्नत कहलाएगी। चलिए, तो यहाँ पर ये वीडियो होता है कंप्लीट। तो अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल RC रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब
और कमेंट करना ना भूलें। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।